एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीट साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग रीट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में केमिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैं बायोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट डिस्कस कर चुकी हूँ और उसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक होने वाला है अम्ल, क्षार, लवण और पीएच। इसके अलावा जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो जैसे कि कुछ नाइट्रोजन से रिगार्डिंग और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोगों की रह गई थी केमिस्ट्री वाले पोर्शन में, तो उन चीजों को भी मैंने इसके साथ साथ में इंक्लूड किया है। और आपको पता है कि हमारे जो नोट्स होते हैं वो हम एनसीईआरटी बेस्ड बनाते हैं। आप लोगों के ये जो टॉपिक है वो 8th और 10th क्लास की बुक में से मैंने लिया है। एनसीईआरटी साथ साथ में आप लोगों की कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने आरबीएसई बुक में से भी ली है। और इसकी कंबाइंड यानी कि इस टॉपिक की वीडियो के लिए इस टॉपिक की पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। साथ ही साथ ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में इसका एक टेस्ट आएगा और हम लोगों की ये बायोलॉजी वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में हमारा ये जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स है उसकी एक कंबाइंड पीडीएफ, जैसे मैंने बायोलॉजी की आप लोगों के साथ में शेयर करी थी वैसे ही मैं आप लोगों के साथ में केमिस्ट्री की भी शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आप लोगों को जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अम्ल के बारे में कि एसिड क्या होते हैं। देखिए, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और जल में क्या होते हैं, H+ आयन देते हैं। ये धातु के साथ में हाइड्रोजन गैस देते हैं। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और अम्लों की पीएच हमेशा कितनी होती है, 7 से कम होती है। जैसे यहाँ पर कुछ अम्ल के एग्जाम्पल है HCl, जिसको अगर हम जल में आयनित करते हैं तो H+ और Cl- बन जाता है। H2SO4 जो H+ और SO4 और 2- में चेंज हो जाता है। और एसिटिक अम्ल जैसे CH3COOH, उसके अलावा कुछ और अम्ल जैसे H2CO3, ये कुछ इसके अम्ल के एग्जाम्पल है। आगे एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। अम्ल जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है खाने का सोडा। CaHCO3 के साथ में क्रिया करता है और CA नहीं होगा, NaHCO3 होता है खाने के सोडे का सूत्र। ये अम्ल जो होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में प्रक्रिया कर लेते हैं और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के एग्जाम्स में बना हुआ है और इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, यानी कौन से प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सबसे पहला आता है सिरका, जिसको हम लोग एसिटिक अम्ल बोलते हैं। अंगूर और इमली, कच्चे आम के अंदर जो होता है वो टार्टरिक अम्ल होता है। उसके बाद में दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। बिच्छू व जो चींटी का डंक होता है उसके अंदर मेथेनोइक और फॉर्मिक अम्ल होता है। पालक और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। आंवला और जो सिट्रस फल होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनके अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और ये विटामिन सी के क्या होते हैं, भरपूर स्रोत होते हैं। उसके बाद में सेब के अंदर मैलिक अम्ल होता है। सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थों में कार्बोनिल अम्ल होता है। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्षार के बारे में। क्षारक यानी कि बेस क्या होते हैं, जिनका स्वाद कड़वा होता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला। स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं। जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षार अम्ल से क्रिया करते हैं, वह लवण व जल बनाते हैं। जैसे ये क्षार हो गए तो ये अम्ल के साथ में प्रक्रिया करेंगे और लवण यानी कि NaCl और जल बना देंगे। और अम्ल व क्षार की क्रिया से जब लवण और जल बनते हैं तो इसको उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी कहा जाता है। कुछ क्षार के एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे NaOH जो जल में आयनित होता है तो Na+ और OH- आयन देता है। जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि K+ और OH- बना देता है। NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो NH4 2+ और OH- का निर्माण कर लेता है। सभी के सभी क्षार जो होते हैं वो भस्म होते हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते, क्योंकि सभी भस्म जल में घुलनशील नहीं होते हैं, बल्कि क्षार जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को ही भस्म कहते हैं, यानी कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील है उन्हीं को हम लोग जो है वो भस्म बोलते हैं। ठीक है, बाकी वालों को नहीं।
उसके बाद में देख लेते हैं कि जल में घुलनशील जो भस्म है वो कौन कौन से है, KOH और NaOH। और जल में अविलयशील जो भस्म है वो कौन सी है, तो ZnO, FeO, NaOH। उसके अलावा यहाँ पर NaOH नहीं आएगा, जल में अविलय भस्म जो है वो NaOH नहीं है, तो यहाँ पर NaOH नहीं होगा। उसके अलावा BaOH का होल ट्वाइस, तो ये जो होता है वो जल में अविलय भस्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे अम्ल व क्षारों के कुछ उपयोग, कि अम्लों के उपयोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जिसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का उपयोग, जिसको हम लोग गंधक का अम्ल भी बोलते हैं। अमोनियम सल्फेट उर्वरक के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। सीसा व संचायक बैटरियों में भी इसका उपयोग होता है। उसके अलावा H2SO4 का उपयोग औषधि निर्माण में, लोहे की साफ सफाई में, रंग, कपड़ा और कागज उद्योग में। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल, जिसको HNO3 बोलते हैं। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक बनाने में उपयोग में लिया जाता है। सोने व चांदी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम लोग अम्लराज या एक्वारेजिया भी बोलते हैं। कृत्रिम रेशम बनाने में, रंग औषधि निर्माण में, फटाके व अन्य विस्फोटक जैसे TNT जो एक विस्फोटक पदार्थ है उसको व अन्य डायनेमिक बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है ना। यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल के ये सारे उपयोग है, और ये जो है वो उर्वरक बनाने में अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। यानी जो उर्वरक है ना, अमोनियम नाइट्रेट एक प्रकार का उर्वरक है, तो उसको बनाने में HNO3 का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लोहे व स्टील से बनी हुई वस्तुओं की बाहरी परत में जंग व अशुद्धियां हटाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। क्लोरीन निर्माण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पाद का जो है वो उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो टॉयलेट होता है उसकी सफाई में, सौंदर्य उत्पाद बनाने में और खाना पचाने में भी HCl का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे एसिटिक अम्ल, जिसको CH3COOH भी बोलते हैं, और इसको सिरके के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं खाद्य पदार्थों में। जो चाइनीज फूड होता है जैसे चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, तो उसमें हम लोग एक व्हाइट कलर का लिक्विड डालते हुए देखते हैं, तो बहुत ज्यादा खट्टा होता है, बहुत ज्यादा शोर होता है। उसी को हम लोग सिरका बोलते हैं, जिसका उपयोग अचार वगैरह बनाने में भी करते हैं। लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसको साफ करने में, सेलुलोज एसीटेट यानी फोटो फिल्म बनाने में और सफेदा बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अम्लराज यानी एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया जो होता है वो सांद्र HCl व सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का ताजा मिश्रण होता है, जिसमें जो क्रमशः जो होते हैं वो 3:1 में होते हैं। यानी HCl जो होता है वो 3 भाग में होता है, और जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है वो 1 भाग में होता है, और इन दोनों को मिलाकर जो है वो एक्वारेजिया या अम्लराज बनाते हैं, जिसका उपयोग जो है वो हम जो सोने चांदी का आइटम होते हैं उसको धोने के लिए करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रबल अम्ल कौन-कौन से होते हैं? तो देखिए HCl जो है वो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल है, उसके बाद में HNO3, फिर H2SO4, उसके बाद में CH3COOH जो है वो दुर्बल हो जाता है। उसके बाद में दुर्बल अम्ल में कौन-कौन सा हो जाता है? तो सर्वाधिक दुर्बल जो होता है वो CH3COOH होता है, उसके बाद में H2CO3 जिसको हम लोग कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं, उसके बाद में H3CO3 जिसको हम लोग प्रोटोजेनिक कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं, उसके बाद में आता है H2O। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्षारों के उपयोग। क्षार के क्या उपयोग है? देखिए क्षार जो होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का हॉल्ट वाइज का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं। जैसे जब हम लोग इनो वगैरह कुछ पीते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है। उसके बाद में आता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग CaO बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, जिसका उपयोग जो होता है ये भी क्षार है एक प्रकार का। इसका उपयोग घरों की पुताई करने में, पेंट वगैरह करने में, घरेलू उपचार वगैरह में, औद्योगिक स्तर पर अमोनिया निर्माण में और लोहे के निष्कर्षण आदि में भी किया जाता है। जैसे CaO जो होता है इसकी प्रक्रिया जब H2O से करवाते हैं तो CaOH का हॉल्ट वाइज बनता है, साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर CaOH के हॉल्ट वाइज की अभिक्रिया वापस CO2 से करवाती है, तो बुझा हुआ चूना यानी CaOH का CaCO3 और जल बन जाता है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का हॉल्ट वाइज जो हम लोगों ने यहाँ देखा है ना, उसका उपयोग कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में CaOH का हॉल्ट वाइज का उपयोग करते हैं।
प्लास्टर बनाने में, चमड़े के ऊपर बाल साफ करने में, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने के लिए, चूना करने में और जल को मृदु बनाने के लिए। ये तो हो जाता है कुछ अम्ल व क्षारों के उपयोग। अब हम लोग देख रहे हैं अम्ल और क्षारों के सिद्धांत। भाई अलग-अलग वैज्ञानिकों द्वारा अम्ल और क्षार के अलग-अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है अरेनियस का सिद्धांत। अरेनियस के हिसाब से जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl है, जब जल में घुलेगा तो H+ और Cl- आयन देगा, और जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं वे यौगिक क्षार कहलाते हैं। जैसे कि NaOH हो गया, वो जो Na+ और OH- बना देता है। तो यहाँ पर H+ दे रहा है इसीलिए ये अम्ल है, ये OH- दे रहा है इसीलिए ये क्षार है। अब हम लोग कुछ अम्लों के एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, CH3COOH और H2CO3। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरी ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना क्या है। ब्रांस्टेड लोरी की संकल्पना ब्रांस्टेड और लोरी ने दी थी। उन्होंने ये बोला था कि अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन दाता होते हैं, क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यानी जो H+ ले रहा है वो अम्ल है, और जो H+ जो दे रहा है वो अम्ल है, और जो ले रहा है वो क्षार है। प्रोटॉन देने वाले को प्रोटोजेनिक और प्रोटॉन लेने वाले को प्रोटोफिलिक बोलते हैं। और जो न प्रोटॉन देते हैं, जो न ही प्रोटॉन लेते हैं, उसको अप्रोटोनिक बोलते हैं। जैसे कि CH CO2, SO2 और BF3। उसके बाद में यहाँ पर NH3, और यानी कि जो प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक के एग्जाम्पल, जैसे क्षार और अम्ल की आपस में अभिक्रिया होती है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है वो ये जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ तो ये H2O जो है वो अपना हाइड्रोजन इसको दे रहा है। तो हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन देने, हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन, हाइड्रोजन यानी किसकी बात हो रही है, प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन। तो प्रोटॉन देने वाले को प्रोटोजेनिक यानी जो अम्ल है। तो यहाँ पर ये इसको हाइड्रोजन दे रहा है, यानी H2O, यहाँ इस अभिक्रिया के लिए H2O क्या हो जाता है, अम्ल, और ये ले रहा है तो ये क्षार। तो NH4+ और OH- बन जाएगा। तो ये अम्ल है और ये क्षार है। अब हम लोग देख लेते हैं लुईस संकल्पना के, लुईस ने क्या बोला है। देखिए इस अवधारणा के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, यानी लेने वाले को अम्ल बोलते हैं, तथा क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही अम्ल, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे हैं, BF3 और NH3। यहाँ पर NH3 के पास में जो होते हैं वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, और ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो F3 और जो है वो F3 और B, यानी NH3 जो होता है, एक मिनट, ये जो एग्जाम्पल है वो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो एग्जाम्पल को, यहाँ पर जो आएगा आप लोगों के, यहाँ पर F3 और यहाँ पर आप लोगों के N आ जाएगा, है ना, यहाँ पर N आ जाएगा, F3 और N। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो आप लोगों के N आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक दुर्बल अम्ल और जो धनायन हो, और वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण हो वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, जैसे BF3, AgCl, AlCl3, Mg2+, Na+, NO2, CO2, SO3, SO2 आदि। इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकांकी युग्म रखने वाले यौगिक क्षार कहलाते हैं, उन्हें लुईस क्षार कहते हैं। जैसे H2O, अब H2O के ऊपर 4 बिंदु एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। NH3 इसके ऊपर 2 बिंदु जिस जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, उसके अलावा OH- Cl-, तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्षार होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि लुईस के हिसाब से अम्ल क्षार कौन सा है, ब्रांस्टेड लोरी के हिसाब से अम्ल क्षार कौन सा है, आदि ये सब चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर प्रबल अम्ल क्या होता है। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्ण तरीके से आयनित हो जाते हैं, उसको प्रबल प्रबल अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो जो जलीय विलयन में पूर्ण तरीके से आयनित नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग दुर्बल अम्ल बोलते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल, CH3COOH सबसे दुर्बल अम्ल है। उसके अलावा H2CO3 कार्बोनिल अम्ल। अब हम लोग देख लेते हैं प्रबल क्षार क्या होते हैं, यानी जिनका जलीय विलयन, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और OH- आयन देते हैं, वो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल KOH, NaOH, CaOH का हॉल्टवाइज आदि। उसके अलावा दुर्बल क्षार क्या होते हैं, जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे MgOH का हॉल्टवाइज NH4OH। इसी तरीके से अम्ल और क्षार के उपयोग, उनकी अवधारणाएं, और ये इसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं लवण के, लवण क्या होते हैं।
तो देखिए, अम्ल व क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व जल बनते हैं और यह जो प्रक्रिया होती है वो उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये क्षार हो जाते हैं NaOH और अम्ल हो जाता है के HCl, इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो लवण यानी कि NaCl और जल यानी कि H2O बनता है। लवण जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक भी उच्च होते हैं और इनमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा नमक प्राप्त कर कर सकते हैं। यानी वाष्पीकरण, यानी कि लवण होता है वो क्या होता है, मान लीजिए उसके अंदर जल जल है तो जल का वाष्प बन जाएगा, तो पीछे लवण यानी कि सॉल्ट बचेगा, नमक प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग लवण के कुछ उपयोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साधारण नमक यानी कि NaCl, जिसका पीएच 7 होता है, वो उदासीन होता है, जिसका गलनांक 1081 केल्विन होता है, जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में, हिमीकरण मिश्रण में और औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में किया जाता है। और यह जलीय विलयन को क्या कर लेता है, आयनित, यह जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। उसके अलावा एक और नोट पॉइंट कि NaOH, Na2CO3 यानी धोने का सोडा, NaHCO3 खाने का सोडा, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में भी हम लोग NaCl का उपयोग करते हैं। उसके बाद में एक और पॉइंट देख लेते हैं कि खाने का सोडा यानी कि NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं, अग्निशामक यंत्र में करते हैं, पूर्तिरोधी में करते हैं, सोडा वाटर और शीतल पेय बनाने में करते हैं। अब देख लेते हैं धावन सोडा के बारे में। धावन सोडा भी एक तरीके का लवण है, Na2CO3.10H2O, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका उपयोग जो होता है वो अपमार्जक निर्माण में, कागज व पेट व वस्त्र उद्योग में, कपड़े धोने में, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। अब हम लोग देखेंगे पीएच स्केल कि पीएच स्केल क्या होती है। तो देखिए, पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले सोरेनसन द्वारा बताया गया था, इसीलिए इसको सोरेनसन स्केल भी बोलते हैं। सोरेनसन स्केल क्या होती है कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का उपयोग करते हैं, जिसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच में पी जो होता है वो पोटेंश होता है, यानी पुसांस, जो कि जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब यहाँ पर मैंने पीएच स्केल भी बना के रखी है, इस तरीके से पीएच स्केल होती है। यहाँ पर, यहाँ से यानी बीच वाला जो होता है वो उदासीन होता है, यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं तो अम्लता बढ़ती है, H+ बढ़ता है, और यहाँ से यहाँ यहाँ की तरफ जाते हैं तो OH- बढ़ता है, यानी कि हाइड्रोजन घट जाएगा, OH बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पीएच स्केल किसी भी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को दर्शाता है। पीएच स्केल में किसी विलयन का मान अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा, अगर 7 है तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। और हाइड्रोजन आयन सांद्रता को ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। ये जो आप लोगों के ऑथेंटिक परिभाषा है, जो आप लोगों के आरबीएससी की बुक में दी हुई है ना। आरबीएससी के 10th क्लास की बुक में ये चीज लॉग वाली दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक में ये लॉग वाली चीज गिवन है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं। तो ये वाला जो कंटेंट है पीएच वाला, वो मैंने आरबीएससी की बुक से लिया है। इसके अलावा जो कंटेंट है वो हमने एनसीईआरटी की बुक से कवर किया है। पीएच जो होता है वो -log 10H+ का जो है वो गुणज होता है, और अगर हम माइनस को प्लस में बदलते हैं तो यहाँ पर 1 बटा में log 10H+ आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पदार्थ देख लेते हैं, साथ ही साथ उनके पीएच मान। जैसे सबसे पहले हम लोग अम्लीय पदार्थ देखेंगे। जैसे जठर रस का जो पीएच होता है वो 1 से 2 होता है, सिरके का 2.4 होता है, नींबू के रस का 2.2, HCl का 1.2, दूध का 6.4, लार का 6.5, वर्षा जल जिसको हम लोग अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं उसका 5.6 से कम होता है, और मानव मूत्र का 6 होता है। तो ये सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं, ये सारे के सारे अम्लीय होते हैं। अब हम लोग एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की जांच हेतु स्वास्थ्य विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करते हैं। अब हम लोग कुछ क्षारों के पीएच देख लेते हैं। जैसे मानव रक्त जो क्षारीय होता है 7.4 इसका पीएच है, समुद्री जल का 8.4, NaOH का सबसे ज्यादा होता है 14 जो प्रबल क्षार होता है। उसके अलावा MgOH का हॉल्ट वाइज जिसका पीएच 10 होता है। उसके अलावा उदासीन कौन कौन से है, तो उदासीन नमक है, वह शुद्ध जल है, जिसका पीएच जो होता है वो 7 हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलन जल क्या होता है। देखिए, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी लवण है, जैसे ये CaSO4 ये लवण है, इसके अंदर जल भी है। अब यहाँ पर जल की मात्रा कितनी है, जल के कितने अणु हैं, यहाँ पर जल 2 है, 2H2O है, तो यही क्रिस्टलन जल है ना, इसको जिप्सम भी बोलते हैं। यहाँ पर CaSO4.5H2O, तो यहाँ पर जल का कितना अणु है, आधा अणु है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये जो जल है ना, इन्हीं जल को जो साथ में होते हैं, निश्चित अणुओं की संख्या होती है, उसी को हम लोग क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.5H2O, यानी कि जिप्सम को जब 393 केल्विन पर हम लोग गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP बन जाता है,
जिसका उपयोग हम लोग दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ, खिलौने आदि बनाने में, भवन निर्माण में करते हैं। एक और नोट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रता रोधी बर्तन में रखना चाहिए ताकि यह पुनः कठोर जिप्सम में न बदले। भाई जिप्सम जो होता है अगर उसको ऐसे बर्तन में रख दिया जाए जो आर्द्रता को ग्रहण कर लेता है तो वो वापस जो है वो जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो वापस जिप्सम में बदल जाता है। इसीलिए जिप्सम में न बदले इसके लिए हम उसके अंदर क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, आर्द्रता रोधी बर्तन में डालते हैं और जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम में बदल जाता है। यानी इसको आर्द्रता रोधी में बदल, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को पहले ऐसे बर्तन में रखा कि वो जिप्सम में ना बदले, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई इसको वापस जिप्सम में बदलना है तो हम उसके अंदर क्या कर लेते हैं, वापस जल डाल देते हैं, तो वापस से वो है जो जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ कुछ पॉइंट्स, जैसे एक एक आधा कोई पॉइंट जो छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। निष्क्रिय और अक्रिय गैसें क्या होती है, ये शून्य वर्ग की गैसें हैं जो रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन होती है, जिसकी खोज रेम्प्रेजर ने की थी। ये कुछ गैसें हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेनॉन है। अब हम लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर दूसरा देख लेते हैं, सीमेंट क्या होता है। सीमेंट जो होता है चूना यानी CaO, SiO2 यानी रेत और एल्यूमिना यानी कि Al2CO3 का बना हुआ होता है। इन तीनों को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो खंगर यानी क्लिंकर बन जाता है जो कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ये तीनों बन जाते हैं और सीमेंट कैल्शियम के एल्यूमिनेट व सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट के जमने की दर को रोकने के लिए हम इसके अंदर क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। अब सीमेंट के घटक कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट है, रीट में पूछा भी गया है। सीमेंट के घटक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 68% होता है, सिलिका SiO2 जो होता है वो 17% से 24% तक होता है, एल्यूमिना Al2O3 5 से 10% होता है, जिप्सम CaSO4.2H2O जो 2 से 5%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 से 3%, फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो Fe2O3 1 से 2% होता है। तो इस तरीके से सीमेंट वाले टॉपिक में से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, ये छोटे छोटे टॉपिक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं नोबल मेटल किसको बोलते हैं, तो वो सोने को बोला जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अम्लीय वर्षा यानी एसिटिक रेन क्या होती है, जो जिसकी पीएच जो होती है वो 7 से कम होती है यानी 5.6 से भी कम होती है, उसको हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। जिसका कारण क्या है कि उद्योगों और तेल शोध कंपनियों में धुआं निकलता है जिसके अंदर SO2 और NO2 होती है जो जल से क्रिया करती है और अम्ल बना लेती है। अम्लीय वर्षा के कारण ही ताजमहल की दीवारों का पीलापन बढ़ रहा है, त्वचा में जो है वो कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं और इसकी पीएच भी घट रही है, जिसके कारण मृदा की जो उर्वरता है वो भी कम हो रही है और नदियों का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। उसके अलावा क्लोरीन व CO2 भी क्या होती है, एसिड रेन का कारण होती है। तो इसी तरीके से एसिड रेन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं गोबर गैस क्या होती है। तो देखिए गोबर गैस को बायोगैस भी बोलते हैं और जीवों के जो अवशिष्ट होते हैं वह मृत पौधों के जो अवशेषों का सूक्ष्म जीवों के द्वारा गलन या सड़न करते हैं, इससे गोबर गैस बनती है। यह गैस क्या करती है, किण्वन क्रिया द्वारा भी उत्पन्न होती है, यानी कि जब हम सड़े गले पदार्थों की जब किण्वन क्रिया करवाते हैं तो उसके द्वारा भी गोबर गैस बनती है। गोबर गैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है 60%, उसके अलावा CO2 जो होती है वो 10%। इसके अलावा बाकी सारी गैसेस जो होती है वो कम कम मात्रा में होती है। गोबर गैस जो होता है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। कोयले की खान में विस्फोट हेतु CH4 यानी कि जब कोयले की खान में विस्फोट होता है तो CH4 यानी मेथेन गैस निकलती है। मार्श गैस जिसको हम लोग मेथेन या CH4 बोलते हैं, जो चावल के खेत में यानी कि जो चावल के खेत होते हैं जो दलदली भूमि होती है उसमें से निष्कासित होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, चावल के खेत में से कौन सी गैस निकलती है, तो मिथेन गैस निकलती है। अभी और देख लेते हैं हम लोग, समुद्र तल में जल के अणुओं के मध्य में फंसी हुई मेथेन यानी समुद्र तल जो होता है उसके अंदर जल के अणुओं के मध्य भी गैस फंसी हुई होती है, मेथेन गैस। इस मेथेन गैस को हम लोग क्लेथरेट गैस बोलते हैं। और क्लेथरेट गैस हम लोग कब बोलते हैं, जब वो समुद्र तल के मध्य में फंसी हुई रहती है। यह सतह पर बूंदों या बुलबुलों के रूप में मिलती है। उसके अलावा कुछ अन्य गैसें देख लेते हैं हम लोग, के कोल गैस जो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड H2 और CH4 के मिलने से बनती है। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो डांस फ्लोर पर धुएं का निर्माण होता है द्रव नाइट्रोजन द्वारा। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है वो रॉकेट, मिसाइल, बड़े उद्योग में ये उपयोगी होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं भाप अंगार गैस जिसको जल गैस भी बोलते हैं। रक्त तक
इसका निर्माण कैसे होता है कि रक्त तप्त जो कोक होता है उसके ऊपर जब पानी की वाष्प प्रवाहित करते हैं तो इसको प्राप्त करते हैं। जैसे कोक के ऊपर जल डाल दिया तो CO और H2 बन जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं वायु अंगार गैस, यानी कि कोक के ऊपर जब नाइट्रोजन गैस डालते हैं तो कोक यानी कि CO और नाइट्रोजन बन जाता है। वायु अंगार गैस का उपयोग कब करते हैं तो धायु धातु निष्कर्षण में और कांच के उत्पादन में इसका उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं कृत्रिम श्वसन क्या होता है। तो देखिए कृत्रिम श्वसन यानी जो वेंटिलेशन पर जब कोई मनुष्य बीमार होता है और उसमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों को मिक्स करके जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ाया जाता है किसी भी मनुष्य को। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन चक्र, क्योंकि अलग से टॉपिक दिया हुआ है नाइट्रोजन चक्र, तो पहले मैंने नहीं करवाया था, तो अभी मैं इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। प्रकृति में नाइट्रोजन स्वतंत्र अवस्था में भी होता है और संयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में 78% होता है और भी अन्य पदार्थों जैसे कि आप लोगों के NH3 हो गया, उसके अलावा आप लोगों के जो होता है वो N2CO3 हो गया, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं उसमें ये नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने करी थी। वनस्पति और जंतुओं के जो प्रोटीन होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन के कुछ रासायनिक गुण के यह बहुत ज्यादा निष्क्रिय गैस होती है, केवल उच्च ताप पर ये क्रिया करती है, या न तो स्वयं जलती है और न ही जलने में हेल्प करती है। ये लिटमस के प्रति भी कैसी होती है, उदासीन होती है। नाइट्रोजन उच्च ताप पर धातुओं से क्रिया करती है। जैसे कैल्शियम कार्बाइड की जब नाइट्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं 1073 डिग्री केल्विन पर, जब इसको जो है वो हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम साइनेमाइड बनता है जो एक विशेष प्रकार का उर्वरक है। नाइट्रोजन जो होती है वो उच्च ताप पर हाइड्रोजन से क्रिया करती है और अमोनिया गैस का निर्माण करती है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में 200 से 900 एटमॉस्फेयर वातावरण होगा और उत्प्रेरक के रूप में आयरन और मोलिब्डेनम का उपयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन के भौतिक गुण। नाइट्रोजन जो होती है वो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है। वायु से हल्की होती है और जल में ये कम विलेय होती है, साथ ही अविषैली होती है। ये किसी भी प्रकार का कोई हम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अगर इसकी मात्रा हो जाए जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाए तो हमारे लिए नाइट्रोजन हानिकारक होती है। यह 62.8 डिग्री पर जम जाती है और ठोस बन जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन बनाने की या नाइट्रोजन विरचन की अभिक्रिया के। अमोनिया की जब क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करवाता है तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। अमोनियम क्लोराइड की सोडियम नाइट्राइड, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम नाइट्राइड है, इन दोनों की जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोगों को नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। उसके अलावा वायु को कास्टिक सोडा विलयन में से प्रवाहित करते हैं और CO2 को अवशोषित करते हैं KOH के द्वारा। फिर हम O2 व फास्फोरस से क्रिया करते हैं तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और लास्ट में हम लोगों को नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन के उपयोग कि भाई नाइट्रोजन गैस का उपयोग कहाँ होता है। तो विद्युत लैंपों में निष्क्रिय वातावरण बनाने में, यानी आर्टिफिशियल तरीके का एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, और जो जादूगर वगैरह होते हैं वो भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। कृत्रिम धुआं और बादल बनाने में, बैलों के जो वीर्य होते हैं उसको सुरक्षित रखने में, उर्वरक बनाने में, नाइट्रोजन वायु में ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की दहन क्षमता अर्थात तीव्रता में कमी हो जाती है। यानी कि जब वायु के अंदर अगर नाइट्रोजन 78% तक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वायु में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन की जो क्रियाशीलता है उसको कम कर देगी, जो हमारे लिए नुकसानदेही होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन और उसके अलावा नाइट्रोजन चक्र के बारे में भी हमारे कोर्स में दिया हुआ है। तो अब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्रों को देख लेते हैं। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होती है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का मुख्य घटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन में उपस्थित होता है। पौधों और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग, यानी पौधे और जंतु जो होते हैं वो वायुमंडल की नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते हैं, बल्कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन का पहले स्थिरीकरण करते हैं, उसके बाद में नाइट्रोजन की यौगिकों में बदल जाते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में बदल जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके बाद में अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन व अन्य यौगिकों के निर्माण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उसमें प्रोटीन व अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं।
पौधों और जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो नाइट्रोजन सर्कल जो है उसको एकदम जो है वो पार्ट की तरह पढ़ रहे हैं, हम लोगों को समझ आ नहीं रहा है। तो देखिए, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक कंप्लीट जो है वो पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। उसके अलावा मैंने इसको जो है वो पॉइंट्स में भी चेंज किया है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको जो है वो पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग अगर शॉर्ट में देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जीवाणु व कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदलते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। अब कुछ विशिष्ट जीवाणु जैसे नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली गई। अब वायुमंडल में चली गई तो वो वापस से अब वायुमंडल में नाइट्रोजन क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट कैसे होता है। जैसे देखिए, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन है ना। वायुमंडल की नाइट्रोजन क्या होती है, सबसे पहले जैविक नाइट्रोजन बनती है। जैविक नाइट्रोजन के द्वारा जो पादपों को पादप इसको अवशोषित करते हैं। पादप जब इसको अवशोषित करते हैं तो जंतु इसको ग्रहण करते हैं। अब जंतुओं की मृत्यु होती है, उनका अपशिष्ट बनता है। फिर इनका अमोनीकरण होता है जीवाणु और कवक द्वारा, जिसके द्वारा अमोनिया बनती है। जिसका नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्राइट बनता है। नाइट्रीकरण होता है तो नाइट्रेट बनता है। फिर वो कुछ तो हास हो जाती है, और हास होने के पश्चात जो बनती है, उसके अलावा ह्रास होने के पश्चात जो बनती है उसको पादपों द्वारा अवशोषित। अब यहाँ पर जो नाइट्रेट बनती है, नाइट्रेट जो होती है वो ह्रास हो जाती है, और वापस से यहाँ से प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, एक तो हो जाता है ये बाहरी चक्र। उसके बाद में जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो बात करी वो थी आप लोगों के पौधों द्वारा अवशोषित। अब वायुमंडल की नाइट्रोजन यहाँ से गई। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है, यानी वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्त्रीकरण होता है, अमोनिया बनता है। विनाइट्रीकरण होता है, या तड़ित द्वारा भी क्या होता है, ये नाइट्रेट नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। ये तड़ित द्वारा, नाइट्रोजन स्त्रीकरण द्वारा, नाइट्रीकरण द्वारा कब क्या बन रहा है इसको याद रखिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद करिएगा, क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम लोग इसको एक बार और देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस होता है। नाइट्रोजन चक्र 4 चरणों में पूरा होता है, जिसमें पहला आप लोगों के पॉइंट आ जाता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण, यानी कि वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट आदि का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहते हैं। दूसरा आप लोगों को क्या आ जाता है, अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है, यानी मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ के विघटन से अमोनिया या अमोनियम यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग अमोनीकरण कहते हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं नाइट्रीकरण के, अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण होता है, जिसको हम लोग नाइट्रीकरण कहते हैं। विनाइट्रीकरण क्या होता है, तो जीवाणु द्वारा मृदा में उपस्थित नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलना विनाइट्रीकरण कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं सोडियम, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कि NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट को चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा बोलते हैं, और लाफिंग गैस कौन सी होती है, तो N2O होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसी तरीके से हमारा कंप्लीट जो टॉपिक है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और द शिक्षा जोन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ और नोट्स के लिए। और इसकी कंबाइंड यानी टोटल इसकी भी मैं पीडीएफ शेयर करूंगी, साथ ही साथ जो केमिस्ट्री की कंबाइंड पीडीएफ है उसको भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक था, जो आप लोगों के केमिस्ट्री वाला कंप्लीट पोर्शन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब कल से यानी नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो एक तो आप लोगों की आएगी, जो है वो इसका टेस्ट आएगा सबसे पहले इस टॉपिक का, उसके बाद में हम आप लोगों के फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे। वीडियोस पसंद आ रही है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।